2008 में जब 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपीस की एक का एक बिकवाली की गई एफआईआई से तो पूरा दलाल स्ट्रीट पैनिक में आ गया था। लोगों के दिमाग में अन्य तरीके के सवाल आ रहे थे कि क्या बाजार टिकेगा या बाजार कंसोलिडेशन में चले जाएगा या नहीं चलेगा। लेकिन 2020 में इसी का रिकॉर्ड टूट गया जब मार्च के महीने में 60,000 करोड़, जी हाँ 60,000 करोड़ रुपए एफआईआई ने बिकवाली करी और साथ में बॉन्ड मार्केट में 55,000 करोड़ 55,000 करोड़ की बिकवाली करी। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में यह सवाल बहुत बार उठता होगा कि क्यों हम लोग इन एफआईआई, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं या फिर एफपीआईज हो गए, ये जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स रहते हैं, हम इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्या सही में इन्हें हमें इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है उस बिकवाली के बाद तो बाजार ऊपर गया है, तो फिर क्या हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना भी चाहिए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज सीखने के लिए इधर बहुत कुछ मिलेगा। और हम कुछ फैक्ट्स, कुछ केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में भी इधर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक तरीके से समझना चाहेंगे कि ये एफआईआईज एग्जैक्टली क्या है, तो सरल भाषा में मैं कहूँ तो ये विदेश की वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं भारत में, और बाहर का पैसा, विदेश का पैसा जब हमारे शेयर बाजार में लगता है तो उसे हम एफआईआईज का पैसा कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। नो डाउट अब एक सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि ये लोग हमारे इधर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? अरे जब यूएस का बाजार इतना मैच्योर्ड है, इतना अच्छा है, इतना डेवलप्ड है, यूके का बाजार इतना डेवलप्ड है, तो ये लोग इधर क्यों आते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला, इमर्जिंग नेशंस का पोटेंशियल। देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक $100 बिलियन कंपनी को $1,000 बिलियन कंपनी बनने में ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि वो एक स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है। लेकिन एक $1 बिलियन कंपनी को $100 बिलियन कंपनी पहुंचने में कंपैरेटिवली कम समय लगेगा, बिकॉज वो ग्रोथ फेज में है। तो पहला रीजन ये है, बिकॉज ये लोग एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल देखते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है दैट भारत एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और ग्रोइंग नेशन आता है। तो ये पहला रीजन है। और दूसरा, बिकॉज ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। देखिए, हम सबको पता है कि जब हम इमर्जिंग नेशंस की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे देश को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग नेशंस के लिए माना जाता है बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। एक, टेक्नोलॉजी में जो हमारी पकड़ बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारा हब है। दूसरा, यंग पॉपुलेशन, जिसको कि माना जाता है बहुत इनोवेटिव है। तीसरा, जिस तरह से हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, आते आते समय लगा है, लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज आई हैं इसने काफी प्रॉमिसिंग बना दिया है। तो यहां पर सारे एफआईआईज को एक भय रहता है कि कल को अगर हमारी इकोनॉमी विद इन 3-4 ईयर्स बहुत ज्यादा स्केल अप कर गई, कभी भी किसी भी ड्यूरेशन में कर गई, और उनके क्लाइंट्स जो अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, जो कि 16-20 करोड़ एक क्लाइंट जो इन्वेस्ट करता है, वो अगर आके उनसे पूछता है कि बॉस, हमारी इकोनॉमी में आपने इन्वेस्ट किया और यहाँ पर हमने सिर्फ 10% 10% बनाया है, अगर आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता तो 30% बनाते, तो आपने उधर क्यों नहीं किया? ये हमें समझ में नहीं आता। और इस चक्कर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट दिखाते हैं भारत में। लेकिन क्या आपको पता है, हमारा देश कभी भी उनको डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अर्ली 90s में दो भय रहते थे हमारे रेगुलेटर्स एज वेल एज हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे। वो दो भय क्या थे? पहला ये भय था कि हमारी इकोनॉमी के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, हमारे बिजनेसमैन, हमारे एंटरप्रेन्योर्स अदर देन टाटाज और अंबानीज, किसी के पास इतना धनराशि, और बिरलास, इन किसी के पास इतना धनराशि नहीं था कि वो अकेले पूरे बाजार को संभाल पाए। पहला चीज ये था। दूसरा, एक डर ये रहता था कि विदेशी कंपनी अगर आएगी और उसको रेगुलेट नहीं किया गया और पूरा कंट्रोल अगर दे दिया गया, तो ये पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, हम उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाएंगे, और वो जब चाहे यहाँ बाजार में पैसा बना सकते हैं, जब चाहे निकल सकते हैं। इस चक्कर में हमारा जो पॉलिसीज थे वो किसी तरह इन लोगों को रोकना चाहती थी। लेकिन फिर कुछ विजनरी थॉट लीडर्स आए, फिर
फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ पे हमको क्रेडिट देना भी चाहिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी के बाद जब हर्षद मेहता आया तो हर्षद मेहता जी ने भी ये चीज़ वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करी, इस चीज़ को लाने की कोशिश करी कि हमारी इकोनॉमी जब तक ग्लोबल बाजार के लिए नहीं खुलेगी, ग्लोबल मार्केट्स के लिए नहीं खुलेगी, तब तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पाएगा और हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो थोड़ी लॉबिंग करने लग गए मिनिस्टर्स के साथ। यही नहीं, उस समय पे कुछ ऐसे मिनिस्टर्स भी थे जिनने ये चीज़ सोची कि नहीं, शायद ये चीज़ ज़रूरी है, हमें दरवाजे खोलने पड़ेंगे। लेकिन दरवाजे को पूरी तरीके से खोलेंगे नहीं, हल्की फुल्की कुंडी भी लगाए रखेंगे कि भाई देखो विदेशियों, तुम आओ इधर निवेश करो, लेकिन पूरा कंट्रोल आपको हम नहीं देंगे। तो धीरे 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 करके हमारी इकोनॉमी को 92-93 के बाद खोला गया, जिसके कारण ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आने लगे। बाद में मॉरिशस के साथ हमारी एक ट्रीटी साइन हुई। जी हाँ, ये एक थोड़ा सा गेम चेंजर हुआ। मॉरिशस के साथ ये ट्रीटी साइन की गई कि भाई आपके इधर से जो भी पैसा हमारे देश, हमारी इकोनॉमी में लगेगा, उस पर हम आपको टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, टैक्स फ्री है। तो दोस्तों जस्ट इमेजिन, अरबों करोड़ों में खेलने वालों के लिए ये कितनी अच्छी चीज़ थी, लेकिन इसी ने एक लूप होल बना दिया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा था कि मॉरिशस से ही क्यों इतना पैसा आता है, क्योंकि और इतना पैसा क्यों आया, क्योंकि इस फैक्ट का बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे एग्जिस्टिंग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन उठाने लग गए। कैसे? उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई, उस समय पे भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ही इनएफिशिएंट था और बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था रिच से, जिसके कारण ये लोग नए नए तरीके ढूंढते थे किस तरह टैक्स का इवेजन किया जाए, टैक्स से दूर जाया जाए, और इनको ये FPI वाला रूट एक तरीका निकल गया। इन लोगों ने मॉरिशस में बैक रूटिंग करके अपनी खुद की शेल कंपनीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया और अपना काला पैसा वहां पर भेजना शुरू किया। ये वाइट में कन्वर्ट होकर FPI के रूप में यहां पर इन्वेस्ट होने लग गया। दोस्तों जो हाल ही फिलहाल में कुछ डिबेट चल रहे हैं कुछ कंपनीज को लेके कि ये इस कंपनी में अचानक से बैक टू बैक अपर सर्किट क्यों लग रहे, उस कंपनी में अचानक से, और अभी हाल फिलहाल में ही हमने 2 वीडियोस बनाए थे, तो ये इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट रहता है कि मॉरिशस से जो आया हुआ पैसा है क्या वो लेजिट पैसा है या हमारे ही उद्योगपतियों का घुमा फिरा के पैसा आ रहा है। तो अब आप लोग समझिए इस चीज़ को, तो ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़, वहाँ पर भय क्यों हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों इस पे हमने एक वीडियो हमारे चैनल पे बताया, लेट्स सी कितने लोग इस चीज़ को गेस कर पाते हैं। तो दोस्तों दूसरी चीज़ इसलिए यहाँ पे भय किया गया बिकॉज जब विदेशों में कुछ इमर्जिंग नेशंस ने अपनी इकोनॉमी को खोला फॉरेनर्स को वहाँ पर आके इन्वेस्ट और ट्रेड करने के लिए, तो एक बलशाली ट्रेडर जिसको बहुत बदनाम किया गया है क्योंकि वो करेंसी के बहुत बड़ा ट्रेडर, उसने, एक और हिंट देता हूँ बहुत ईजी हो जाएगा, एक दिन में $1 बिलियन, जी हाँ एक दिन में $1 बिलियन इनने ट्रेडिंग से 1992 में कमाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के लोग, इस तरह के स्पेक्यूलेटर्स आते हैं और उनने थाईलैंड में जाके बहुत सेलिंग करी, उनने स्टर्लिंग में बहुत सेलिंग करी और इस तरह कुछ इमर्जिंग नेशंस को कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक डर बना रहता था हमारे देश के बीच में कि अगर हमने इनको बुलावा दे दिया और कल को इनने एक बार में हाथ उठा लिया तो भाई कितना डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर गेस कर चुके हो मैं किस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ तो कमेंट्स में बिल्कुल लिखना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस चैनल से जुड़े वो लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो इस तरह से हमारा देश धीरे 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 करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के FIIs को इनवाइट करने लग गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम इतना इनको क्यों तवज्जो देते हैं, क्यों इतना वो देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, भारत एक्चुअल में इन लोगों के लिए बहुत छोटा सा मार्केट है अभी भी। आप जान के हैरान हो गए कि जिस तरह की कैपिटल रहती है इन FIIs के पास, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी $1 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है, उसका मात्र 2 से 3% ये लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। करीब करीब अगर आप देखेंगे जो आज बाजार में जिस तरह का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं आने वाले समय पे, तो आपको समझना है इसमें बहुत बड़ा योगदान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करें 100% इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में है तो उसमें से 50% है हमारे देश के बड़े बड़े प्रमोटर्स, बड़े बड़े HNIs इनके पास। जैसे कि हम अंबानीज की बात कर लें, बिरलास की बात कर लें, दम्बानीज की बात कर लें, ये इन लोगों के हाथ
में सैचुरेटेड है 50%। उसके बाद हम बात करेंगे तो करीब करीब 25% हमारे DIIs जो म्यूचुअल फंड्स, हम रिटेल का जो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड्स के फंड्स हो गए, ये सारे के थ्रू जो सारा पैसा लग रहा है ये करीब करीब 25%, और बाकी 25% अप्रॉक्स लेवल्स बता रहा हूँ ये आ रहा है FIIs से। पर इसको टेक्निकली देखा जाए तो 1/4 ऑफ द इकोनॉमी इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ FIIs। तो पहला रीजन ये। दूसरा, आप इनके एक्सटेंट ऑफ डैमेज देखिए। जब 2020 फरवरी और मार्च में इनने बिकवाली करी तो इनने बाजार को 30% हिला दिया। ऑब्वियसली पैनिक उसके कारण और परकुलेट हुआ, बाकी लोगों ने भी सेलिंग करी, लेकिन मानने वाली बात है कि जब ये लोग 60,000 करोड़, मात्र 60,000 करोड़ रुपीस की इक्विटी में सेलिंग कर गए तो 30% का डैमेज हुआ। तो ऑब्वियसली जब ये और बड़ी सेलिंग करेंगे तो क्या होगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप समझिए। एक चीज ये है कि ये लोग अभी तक हमारे बाजार में 4 से 5%, 4 to 5% का टोटल एक्सपोजर एक ओवरऑल बेसिस पे ले पाए हैं। अब मैं आपको ये भी चीज बताऊं कि ये एक्सपोजर्स जो विदेशों का होता है वो सिर्फ FIIs या FPIs से नहीं होता, FDI से भी होता है। ये नॉन स्टॉक मार्केट रूट की अगर बात करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक चीज अच्छी है कि हमारा देश इनको पूरा कंट्रोल नहीं देता, बट स्टिल 1/4 कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। तो अब समझने वाली बात है कि रिस्क किस तरह के स्टॉक्स में होता है। तो जाहिर सी बात है रिस्क उन तरीके के स्टॉक्स में ज्यादा हो जाता है जहां पर FIIs का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। अगर हाल फिलहाल की बात करूं तो करीब करीब 72 to 73% जो कंट्रोल है HDFC लिमिटेड में वो है इन FIIs के पास। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, इसके ऊपर भी इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। करीब करीब 50 to 53% इन लोगों के पास है, 20 से 25% प्रमोटर के पास है। तो आप लोग समझ सकते हैं फ्लोट किस तरह से जा रहा है। हाल फिलहाल में हमें और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में पता चला है जहां FPI बहुत ज़्यादा रूटिंग कर रही है और उन पे एलिगेशंस लगे थे। गेस कर लियो तो कमेंट्स में नाम ज़रूर लिखना। तो ये चीज़ हो गई। फिर जो बाकी कंपनीज है जिसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है वो हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक। तो इस तरह की कंपनीज हैं, जिसके ऊपर FIIs का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो दोस्तों जब आप अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हो तो मेक श्योर सारा एक्सपोजर यहाँ पर मत रखिए, बिकॉज सीन क्या होगा कि अगर FIIs किसी कारणवश ये पूरा पुल आउट करते हैं तो बहुत मैसिव उसमें डैमेज होता है। तो दोस्तों अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि FIIs को क्यों हम लोग इन्वाइट करते हैं, ताकि ग्रोथ बनी रहे। प्लस इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसके कारण हमारे लोकल प्लेयर्स भी कॉम्पिटिटिव हो गए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल तो नहीं बट इनके हाथ में एक सब्सटैंशियल कंट्रोल रहता है। तीसरा, किन स्टॉक्स में अभी हाल फिलहाल में इन सब का ज़्यादा कंट्रोल है। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्या हम लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा भयभीत होना चाहिए कि कल को अगर FIIs ने पैसा निकाल लिया। देखो इस चीज़ को आप एक चीज़ समझ लो, अगर वो पैसा निकाल भी लेते तो उनको पलट के आना पड़ता है। और जब फेड जो कि US की गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है, जब वो पैसा छापना शुरू करता है तो वो लिक्विडिटी वापस ड्राइव बैक होती है ड्राइविंग इकोनॉमीज में, ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया में, और वो तब 3-4 गुना के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्च में बाजार गिरा तो कंपैरेटिव बेसिस पे 2007 से लेके 2019 के बीच में जब रिटर्न कैलकुलेट किए गए फरवरी और मार्च में, तो याद रखिए हम हमेशा रिलेटिव टर्म्स में काउंट करते हैं। तो 2007 से लेके 2014 के बीच में वो रिलेटिव टर्म में रिटर्न्स भारत के मार्केट में 0 हो गए थे। तो अभी जो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि मार्च में अगर इन्वेस्ट किया होता, मार्च में इन्वेस्ट किया होता, आप लोग हमेशा एक रिलेटिव टर्म के हिसाब से आप कर रहे हो। सिंपल सी बात है, मार्च के महीने में, मार्च 2020 और फरवरी 2020 के बीच में जब FIIs ने अपना कैलकुलेट किया तो उनको ये चीज एहसास हुई बिकॉज ऑफ द क्रैश रिलेटिव रिटर्न उनका 0% था। अब ऑब्वियसली अगर मार्च के बॉटम से आप कैलकुलेट करते तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन सवाल सिंपल सा है, टॉप्स एंड बॉटम्स कोई भी कैच नहीं कर सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई और। तो यहां पर रिलेटिव टर्म में रिटर्न नो डाउट अच्छा है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटर्न एक्सेप्शनली वेल अभी तक नहीं है 10-11 साल में। तो मेरा क्या मानना है भारत के निवेश पे, देखिए आने वाले 1-2 साल में अप्स डाउन्स, अप डाउन्स, ये वाली चीज़ें तो चलती रहेंगी, वोलैटिलिटी रहेगी। कुछ लोग वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ उठापटक ज़रूर होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आने वाले 10, 15, 20 साल के, तो मैंने ये पुराने इंटरव्यूज़ में भी कहा है, ये इंटरव्यूज़ में भी कही है, दैट
मेरा पूरा विश्वास है कि हम चाइना को आने वाले 1-2 डिकेड्स में जल्द पीछे छोड़ेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये फालतू में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे 10 खामियां गिनवा दोगे अब कमेंट्स में कि इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में नहीं है। लेकिन दोस्त मानो ना मानो, चाहे छल हो, चाहे कपट हो, चाहे जैसा भी हो, आई लव माई कंट्री और हमारा कंट्री प्रॉस्पर करेगा। दूसरी चीज़ है, हमेशा याद रखिए कि FIIs जो अपना पैसा पंप करते हैं वो पैसा यूजुअली पंप करते हैं ब्लू चिप्स में, बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी में। तो अगर आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि FIIs कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज में करेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए। और दूसरा रीज़न क्यों वो लोग स्मॉल कैप में इतने ज़्यादा नहीं करते, बिकॉज वहाँ पर इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, उनकी एंट्री एग्जिट आसानी से पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए वो लोग वेट करते हैं एटलीस्ट स्मॉल कैप को मिड कैप बनने में और फिर ब्लू चिप बनने में। तो भी मेजर उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा ब्लू चिप में होगा। तो आप लोगों को एक और आंसर मिल गया कि अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स करने तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई आप ब्लू चिप कंपनीज में कर सकते हैं। दोस्तों आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ तक देखा है इस वीडियो को। अगर देखा है तो कमेंट्स में सीन ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों ने देखा है, और हम 10,000 लाइक्स का इस पर टारगेट करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव इसी तरह के वीडियोस, मेरे दिमाग में अभी काफ़ी सारे आइडियाज़ है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, डेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। आप में से कुछ लोगों ने एक कंपनी के बारे में पूछा था, विंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके ऊपर भी मेरे दिमाग में एक करने का है। फिर कंपैरिजन DIIs और FIIs, DIIs कैसे ऑपरेट करते हैं बाजार में, हेज फंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। अगर चाहते हो जल्द से जल्द वो वीडियो आना शुरू हो तो कमेंट्स